नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें खेत खलिहान की हम बात करते हैं, किसानों की हम बात करते हैं, युवा किसानों से हम आपको मिलवाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और बैतूल के कृषि विज्ञान केंद्र में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आज आपकी मुलाकात करने वाले हैं युवा व्यवसायियों से। जी हाँ, जिनके द्वारा सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएँ चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का फ़ायदा उठाया गया और अपने कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया है। तो आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा देता हूं। हमारे साथ प्रवीण रघुवंशी जी जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। और हमारे साथ रोशनी रघुवंशी जी भी जुड़ी हैं। मैडम, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि मधुमक्खी पालन को लेकर आपने शुरुआत की है, क्या इसकी प्रेरणा आपको मिली, क्या इसका उद्देश्य है और किस तरह से अभी तक का जो आपका व्यवसाय है ये चल रहा है? जी सर, एक्चुअली क्या मैं कुछ साल मेरा बीएससी एग्रीकल्चर किया, उसके बाद मैंने एमएससी एग्रीकल्चर किया और मैं अलग अलग कंपनियों में जॉब करता था। तो जॉब करते करते कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं गांव आया था। गांव में मेरे चाचा जी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए थे। एक मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग में चाचा जी ने मुझे लेके आए साथ में। अब जब यहाँ पे मुझे साथ में लाया तो मुझे भी मधुमक्खी पालन में इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं घर गया, रोशनी से बात की कि भाई मैं भी मधुमक्खी पालन में कुछ आगे काम करना चाहता हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? तो इनका कहना ये था कि बिल्कुल, हम दोनों मिलके आगे करते हैं इसको और इसको अपनी कंपनी बना के हम आगे बढ़ाएंगे। जी। तो फिर मैं वापस कृषि विज्ञान केंद्र आया। यहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट लोगों से मैंने बात की, तो हमें यहाँ से पता चला कि एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, RKVY। इसमें एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम होता है जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह चल रहा है। तो मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग नियाम जयपुर जो है वहाँ के बारे में पता चला और मैंने वहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई किया। वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के बाद वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद उनने 400 में से सिलेक्शन किया, 50 लोगों का। 50 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 50 के बाद फिर इन्हें फिर से इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद इन्हें 27 कैंडिडेट सेलेक्ट किए। तो 27 कैंडिडेट में मैं भी था। हमारी 2 महीने की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में हमें अलग अलग जगह भिजाया कि भैया मधुमक्खी पालन क्या होता है, कहाँ से कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं जी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर मैं यहाँ आया और तब मुझे 5 लाख की ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिली, जिससे मुझे 1 रुपये भी वापस नहीं करना है। और मैंने अपना काम यहाँ पे आके चालू किया और ये काम करते करते मैंने हमारे यहाँ पे आसपास के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके साथ जुड़ा, उन्हें समझाया कि कैसे वर्क किया जाता है, क्या किया जाता है और कैसे हम इससे इनकम कमा सकते हैं। और अभी बहुत सारे किसानों के साथ में मैं जुड़ा हूँ, वो मुझसे जुड़कर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो बड़ी एक साफ बात यहाँ पर बता दी गई है कि सरकार के द्वारा योजनाएं तमाम चलाई जा रही हैं, लेकिन यदि उन योजनाओं का लाभ लेना है तो किसानों को भी इनिशिएट करना होगा। और युवा व्यवसाय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशनी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखा गया है कि अधिकतर जो गृहिणियाँ रहती हैं लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और बिज़नेस को लेकर हो या व्यवसाय को लेकर हो, रोज़गार को लेकर हो, कोशिश उनकी लगातार जारी रहती है। ये बताइए, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में जैसा कि उन्होंने बताया प्रवीण जी ने कि आपका सपोर्ट रहा, किस तरह से आपकी शुरुआत है? जी सर, मैं बताना चाहूँगी आज के इस समय से तो लेडीज़ें बहुत मतलब घर का काम काज देखती है, बाहर आना जाना नहीं कर पाती है। तो ये सब बताना चाहूँगी कि ये बाहर सी दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लेडीज़ें मतलब घर के काम काज करे या ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें बाहर लेडीज़ों को छूट मिलती है इसमें, बहुत सी चीज़ों में तो कर सकती है। जैसे कि हमने भी ऐसा किया, 1-2 डिब्बे से ही शुरुआत कर सकती है वो लोग। मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है लेडीज़ों के लिए। और यहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी वो ट्रेनिंग लेने आ सकती है। जैसे कि हमारे सर बता रहे हैं कि वो ट्रेनिंग देने यहाँ आते हैं, तो बहुत सी लेडीज़ें भी आती है यहाँ पे, जिन्होंने बहुत सीखा है, बहुत सी चीज़ें सीखी है। महिलाओं का भी बराबर योगदान मिल रहा है, ये कहा जा सकता है। महिलाएं भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, यदि सावधानियों की हम बात कर लें, शुरुआत तो बहुत अच्छी करी है आपने, एक युवा व्यवसायी के रूप में मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन यदि सावधानी की बात करें तो किसान भाई लगातार उनके सामने समस्या सामने आती है, कई अनसुलझे सवाल रहते हैं कि आखिर उन्हें दूर कैसे किया जाए, तो क्या सावधानियाँ बरतें इस क्षेत्र में? सर, सबसे पहले मधुमक्खी पालन के बारे में हम जनरल एक बात हम जान लें
कि जो मधुमक्खियाँ हैं ये हमारी प्रकृति का एक भाग है। जी। ठीक है। अब मधुमक्खियों की बहुत सारे प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है, जिसमें कुछ मधुमक्खियों की प्रजाति जैसे एपिस सेराना इंडिका हो गया या एपिस मेलिफेरा हो गया जो पालतू प्रजाति है। और इन प्रजातियों से हमारी जो प्रकृति में जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं इसमें परागण होता है। और ये परागण हो अगर नहीं हो ये परागण अगर नहीं हो तो प्रकृति की बहुत सारी फसलें ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे जो किसान होते हैं वो खेती से जुड़े हुए होते हैं और वो किसी ना किसी प्रकार की फसल लगाते हैं, बहुत अच्छा खाद डालते हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ डालते हैं, पर अगर उनकी फसलों में परागण ही ना हो जी। तो उनकी फसलों में फ्रूट डेवलप ही नहीं होगा या सीड डेवलप ही नहीं होगा। तो बीज रखने से एक तो बेनिफिट ये हो गया कि हमारे फार्मर्स को फ़ायदा हो गया कि उनके एक बिना कुछ करे उनको टॉनिक मिल गई पौधों को जिससे वो फ्रूट डेवलपमेंट है। अब आप बात कर रहे थे कि भाई सावधानियाँ क्या क्या रखना है, तो सबसे पहली चीज़ तो मधुमक्खी के हम जब लेके आए सीख के स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम किसी रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ले लें। हमारे मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल, कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना, यहाँ पे मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग होती है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ट्रेनिंग कराते हैं। हम लोग भी बीज बार इंडिया, हम लोग भी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम बीज की कराते हैं। तो कहीं से आप कम से कम 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लें। ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के बाद आप मिनिमम 4 से 5 बॉक्स लेके आए मधुमक्खी के, जो जिसमें पालते हैं मधुमक्खी को, तो जी। एक बॉक्स रहता है, तो वो लेके आए और उनको हम अवलोकन करें और उनको हम धीरे धीरे डेवलप करें। डेवलप करने के बाद हमें दूसरी बात एक और ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि मधुमक्खियाँ फूल के रस और फूल के पराग को अपना भोजन करें। जो फूल का रस निकलता है मकरंद कहते हैं उसे, और जो पॉलन होता है उसे परागकण कहते हैं। दोनों को मिला के मधुमक्खियाँ अपना भोजन बनाती है। तो अगर आपके एरिया में फूल नहीं है तो उस टाइम उन्हें खाना, आर्टिफिशियल खाना यानी फूडिंग भी कराना पड़ता है जी। जिसमें हम हनी, पॉलन की जगह सोयाबीन का आटा, कुछ दालों के आटे को मिला के पॉलन की जगह वो दे देते हैं। और शुगर, अगर मान लो हनी नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो शुगर सिरप हम हनी बीज को दे देते हैं। तो वो उस टाइम डर्थ पीरियड के टाइम में अपने आप को संभाल के रखती है, क्योंकि हम तो हमारे मतलब के लिए हनी निकाल लेते हैं, तो फिर वो क्या खाएंगे? तो उनके लिए भी हमें व्यवस्था करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये। तीसरी बात एक और ध्यान देने योग्य है कि भाई हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर की ओर हम जाते जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे केमिकल्स का हम स्प्रे कर रहे हैं। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं जो हमारे लाभदायक कीट को भी मार देते हैं। तो अगर हमारे एरिया में मधुमक्खी पालन किया जा रहा है तो लगभग हमारे खेत के आसपास के एरिया में कोई इंसेक्टिसाइड ऐसा यूज़ ना करे जो किसी सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए हो या सकिंग टाइप के पेस्ट को मारने के लिए हो। अगर उसका यूज़ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी मधुमक्खियाँ कुछ उससे मरेगी। तो जगह का जो चुनाव है वो भी बहुत सोच समझ के करना होगा। दूसरी बात एक और ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो हम गांव से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर करें। दूर करने का काम दूर इसीलिए करें क्योंकि वहाँ पे हमारे गांव में कुछ नालियों से पानी बहते रहता है और मधुमक्खियों को जहाँ पानी मिलता है, नमी मिलती है, वहाँ से वो पानी पी लेती है। तो वो गंदा पानी पिएगी तो शहद में किसी न प्रकार का कंटामिनेशन आएगा। तो हमें मधुमक्खी को कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर हमारे खेत में करना है। मेन हाईवे अगर कहीं से जा रहा है वहाँ पास में, हमें हाईवे के पास में नहीं करना, हाईवे से भी कम से कम 2 किलोमीटर दूर करना है, क्योंकि हाईवे से कोई राहगीर वहाँ से जा रहा है, उसे अगर काट ली तो कोई किसी प्रकार का दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हमें ध्यान देने ज़रूरी है। तो तमाम सावधानियां यहाँ पर बताई गई हैं, उन सावधानियों को रखना होगा, तभी जो कृषि का क्षेत्र है, जो मधुमक्खी का क्षेत्र है, मधुमक्खी पालन की यदि हम बात करें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए रोशनी जी की तरफ एक बार फिर चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जब वो अपनी सहेलियों के पास जाती हैं, अपने मित्रों के पास जाती हैं, तो उनका क्या फीडबैक रहता है, या उनके द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ना है। जी, बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। सभी जब हम जाते हैं गांव में तो सभी हमसे बात करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा कैसा है, कि चल रहा है, कैसा है। तो हम सभी को बताते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और उन्हीं से मुझे ये सारी हिम्मतें मिली है। और बहुत सी महिला भी बोलती है तो वो लोग भी चाहती है कि हम लोग भी आपसे जुड़े, तो वो लोग भी धीरे धीरे जुड़ रही है।
सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। प्रवीण जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा और यहाँ आपने कुछ प्रोडक्ट रखे हैं। किसान भाइयों को भी बताइए कि आखिर ये क्या है और किस तरह से इन्हें बनाया गया है। तो भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मुझे इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला, जिसमें मुझे 5 लाख की ग्रांट मिली है। तो मुझे 5 लाख की ग्रांट इस स्टार्टअप के लिए मिली है, जिसमें हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें इंसान का हाथ छुआ भी ना हो। मतलब जो हनी है ये डायरेक्ट बी ने पैक करा है और पैक करने के बाद हमने हमारे डायरेक्टली इसको पैक करके हमारे कंज्यूमर के पास अवेलेबल करा दिया। तो मधुमक्खियों ने इसे पैक करा, इसलिए इसे बाहर हमने नहीं निकाला, और हमने नहीं निकाला इसलिए ये 100% प्योर है। क्योंकि कई लोग जो हनी कंज्यूम करते हैं वो लोग सोचते हैं कि भाई ये हनी है, जम गया है, या फिर ये इस टाइप के हनी में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है। पर इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें 1% भी मिलावट हो। जी। तो एक तो ये हमारा स्टार्टअप के थ्रू हम कर रहे हैं, पर ये क्या होता है, इसकी जब हम वैक्स के साथ में रखते हैं तो इसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है। तो हमने कुछ मिडिल क्लास लोगों को भी हनी की ज़रूरत है, तो उस लेवल के लिए भी हमने हनी प्रोडक्शन करा है, जिसमें हम अलग अलग स्पेसिफिक फ्लोरा हनी अवेलेबल करा रहे हैं। जैसे अभी ये हमारे पास है वाइट हनी, जिसे हम सरसों का जो हनी होता है ये वाइट हनी होता है, और इसे फ़ॉरेन में क्रीम हनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अभी इसे फ़ॉरेन में अगर एक्सपोर्ट करते हो तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये किलो जाता है। वहाँ पे और भी ज़्यादा इसका प्राइस रहता है। अपने इंडिया में ही अगर अभी देखें हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो यही 5,000 रुपये किलो है अभी हनी, क्रीम हनी। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये क्रीम हनी प्रोडक्शन करके यहीं के यहीं हमारे जो कुछ कृषि मेले होते हैं, इसके अलावा हमारा डोर टू डोर स्टेप पे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वेटनरीज के हैं जी, उनको हम डायरेक्टली ये अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जो हम नॉर्मल यदि बात कर लें एक आम व्यवसायी की, तो देखा गया है कि उसे शहद का उतना दाम नहीं मिल पाता। लेकिन जैसा कि चर्चा हमने की तो आपने बताया कि आप उस दाम से थोड़े ज़्यादा में आप अपने प्रोडक्ट को रखते हैं। तो इसमें आखिर हमारे जो व्यवसायी हैं, युवा व्यवसायी, वो पिछड़ते हुए क्यों जा रहे हैं? इसमें बेसिक अंतर क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा मैं, बहुत सही क्वेश्चन आपने मधुमक्खी पालन के लिए लिया, कि लोग आजकल मधुमक्खी पालन धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनको लग नहीं रहा है कि इसमें प्रॉफिट है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मधुमक्खी पालक है
वो अपने बच्चों को इसमें नहीं ला रहे, क्योंकि बच्चों को नहीं लाने के कारण उनकी तो एफिशिएंसी कम हो गई है, अब वो उतना काम नहीं कर सकते। तो अब उन्हें अपने बच्चों को लाना पड़ेगा, बच्चों को ला के अपना जो हनी है वो अपना हनी खुद बेचे। अगर कोई भी किसान अपना हनी खुद अगर बेचने के लिए तत्पर हो जाएगा, तो अभी के टाइम में जो 100 से 150 रुपये रेट चल रहा है हनी का बल्क में, वही रेट उन्हें 600 रुपये मिलेगा। अगर आप 200 रुपये भी बात करते हैं अगर बल्क में जा रहा है, तो उसके बाद 600 मतलब 400 रुपये ज़्यादा प्राइस मिलता है। अब लोगों को पता नहीं कि कैसे ब्रांडिंग करें, कैसे बॉटलिंग करें, कौन सा लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ये चीज़ की थोड़ी सी कमी आ रही है, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारी जो ये फार्म है, हमारी फार्म का उद्देश्य ये है, सबसे पहले तो हम लोग किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको मधुमक्खी पालन करवाते हैं। उसके बाद धीरे से उनका एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद फिर उनकी खुद की हम एक FPO बना के, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के उनको खुद खड़ा कर देते हैं। खुद अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, वो खुद अपनी ब्रांडिंग करते हैं, खुद अपने मार्केट में सेल करते हैं। जब तक किसान अपने हाथ से अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक सेल नहीं करेगा, तब तक वो नहीं कमा सकता मधुमक्खी पालन में, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने अभी नॉर्मल हनी की बात किया था, अब ये है कॉम हनी। कॉम हनी में मैं हनी से भी कम मेहनत, हमें केवल मधुमक्खी के बॉक्स के ऊपर में सुपर लगाना है। सुपर लगाने के बाद मधुमक्खियाँ इसे भर देती है। तो दो तरीके से, एक तो इसे कट कर ले, हम कट करके बॉक्स में पैक कर ले, या फिर हम फ्रेम्स आती है, इस साइज़ की फ्रेम रहती है, वो हम बॉक्स में लगा के वो डायरेक्ट भर जाए तब इसमें लगा लें और इसे डायरेक्टली बेच दें। इसका प्राइस अभी के टाइम में 2500 रुपये किलो है इंडिया में। जो हनी 200 रुपये में जा रहा था, उसी को अगर कोई कंज्यूमर या कोई फार्मर किसान अगर इस तरीके से बेचे, तो वो कम से कम 20 गुना हो गया सर, ये जी 10 गुना तो हो ही गया। तो 10 गुना रेट से भी बेच सकता है। अब कहाँ रही 3 गुनी इनकम सर, ये तो 10 गुना इनकम है। 10 गुना इनकम है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और जिस तरह से हमारे साथ युवा व्यवसायी जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा साफ तौर पर जानकारी भी दी गई है कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उत्पादक क्षमता बढ़ा सकते हैं, इसके साथ ही आय भी बढ़ा सकते हैं। अंत में आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, यदि हम किसानों की बात कर लें कि युवा व्यवसायी आप हैं और जब नवाचार आपके द्वारा किया गया है, कई ऐसे युवा हैं जो आपसे जुड़ते होंगे, कैसा लगता है? इतना लंबा वक्त आपको हो गया है, 2 से 3 साल आपने यहाँ पर दिए हैं, उसके बाद अब अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं, और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको आप कहाँ देखते हैं? सर पहले तो मैं जब कृषि विज्ञान केंद्र में आता था, तो मैं खुद ही सहमा हुआ रहता था कि भाई मुझे किससे जाके मिलूँ, क्या करूँ। धीरे धीरे यहाँ पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, तो कोई ना कोई आके मेरे को बोल देता, प्रवीण सर आपका कैसा चल रहा है बिजनेस। तो एक अच्छा फीलिंग आती है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं गांव तरफ भी जाता हूँ, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हर गांव में कहीं ना कोई होते रहते हैं, तो गांव में जब जाता हूँ तो कोई ना कोई भूल जाता है, बोलता है सर प्लीज़ चाय पीने चलिए, या प्लीज़ इसके लिए चलिए, सर हमें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए, हम भी कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार, हम खुद तो एक अपनी खुद की पहचान बना ली। दूसरी बात, लोगों का फ़ायदा होता तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। बिल्कुल। और जब आते हैं और आपके कारण किसी और का फ़ायदा होता है, और अगर आपके कारण 5 घर की भी रोटियां चल जाए, उनकी गृहस्थी चल जाए, तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता सर मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कही गई हैं और 2 युवा व्यवसायी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र आने के बाद नए मकसद, नई राहें उनके सामने हैं और उन चुनौतियों पर खरा उतरने के लिए वो दोनों ही तत्पर हैं। आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में तमाम जानकारियां जो आप तक दी गई हैं, वो जानकारी पहुंची होंगी, उनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और यदि मधुमक्खी पालन की हम बात कर लें, तो सावधानियों के साथ यदि आप इसकी शुरुआत करते हैं, तो आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। किसान भाइयों, गांव में आज भी रोजगार का मुख्य साधन है खेती बाड़ी और पशुपालन। किसान भाइयों, इससे हमारे गांव ग्रामीण जनों की रोजी रोटी चलती है, उनका जीवन यापन होता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे किसान से कराते हैं जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन बकरी पालन से उसने अपने परिवार को खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया है। जी हाँ, हम उनका परिचय लेते हैं और उनसे जानते हैं कि बकरी पालन से उन्हें क्या फ़ायदे हैं। 1 एकड़ ज़मीन में केवल वो खेती करते थे, तब उनके परिवार का जीवन यापन कैसे होता था, अब वो कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका पहले पूरा परिचय दें।
मैं हेमंत सिंह चौहान, ग्राम सौंसी, तहसील टोंक खुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश से हूँ। सर, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, 1 एकड़ ज़मीन है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं था और मैं बेरोज़गार था। कभी कभी मजदूरी मिल जाती थी, मेरे घर का पालन पोषण करता रहता था। उसके बाद में कुछ मित्रों ने मेरे को बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंगें चलती है, तो वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग लो। तो वहाँ पे गया मैं, तो मैंने बकरी पालन की ट्रेनिंग ली, वहाँ पे मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग ली और वर्मी कंपोस्ट की भी ट्रेनिंग ली। और बकरी पालन से मैंने 2 बकरियाँ खरीदी थी मैंने स्टार्टिंग में, और आज मेरे पास 20 बकरियाँ हैं और अच्छे से मैं उसका मैनेजमेंट जमा रहा हूँ। उसके बाद में मैं घर पे ही पालता हूँ और चने के भूसे के ऊपर ही रहती है बकरियाँ। मेरे पास अभी लॉकडाउन में पैसे की कुछ कमियाँ आ गई थी, तो मैंने उसमें 4 बकरे बेचे 62,000 रुपये के, तो मेरी काफ़ी मदद हुई उसमें। किसान भाइयों, अगर बात करें कि गरीब खेतीहर मजदूर जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए एटीएम है बकरी पालन। ऐसा इनकी बातों से हमें लग रहा है निश्चित तौर से। बकरी पालन के पहले आपके परिवार की स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति है? पहले बहुत मुसीबत थी, लेकिन बकरी पालन करने से मेरे को काफ़ी सहयोग मिला उनसे। और जब भी मेरे को पैसे की ज़रूरत रहती है तो मैं बकरी बेच के अपनी आपूर्तियाँ कर लेता हूँ। जिस प्रकार हम बैंक या एटीएम से पैसे निकालते हैं, वैसे ही चौहान साहब बता रहे हैं कि मैं एक बकरी पालन से बाज़ार में बेचता हूँ, वो तत्काल पैसा उसका नगद प्राप्त हो जाता है। चौहान जी, आप हमें ये बताएं कि बकरी पालन के लिए आप जैसे उनके रहने की व्यवस्था कैसी आपके घर में, उसके भोजन की व्यवस्था, बकरियों को चराने की व्यवस्था, इस संबंध में बताएं। मैं बकरियों को घर पे ही रखता हूँ सर, और चने के भूसे पे ही पालता हूँ। उनको कुछ दाने भी देता हूँ। एक बकरी को समथिंग 200-250 ग्राम दाने देता हूँ और दिन भर चने का भूसा खाते हैं। उनका पूरा मैनेजमेंट घर पे ही बना रखा है मैंने, ताकि घर पे ही पले हो। उनको चराने ही नहीं ले जाता हूँ, फार्म पे रखता हूँ। उनसे जैसे बहुत सारे दूध के रूप में उपयोग करते हैं, तो आप क्या दुग्ध व्यवसाय भी करते हैं उससे? नहीं सर, मैं बच्चों को पिलाता हूँ। दूध अगर जो निकाल लेते हैं तो बच्चे हल्के रहते हैं सर, इसलिए मैं बच्चों को ही पिलाता हूँ बकरी। एक बकरी से 1 साल में लगभग 1 साल का ही अपन अनुमान लगाएं तो कितने बच्चे मतलब प्राप्त कर सकते हैं उनसे? सर 2 साल में 3 बार जनती है बकरियाँ, ठीक से मैनेजमेंट मिलाओ तो। और अगर जो जल्दबाजी करो तो 4 बार भी जन लेती है, लेकिन बच्चे हल्के रहते हैं सर उसमें। बच्चों की देखभाल आप कैसे करते हैं? सर जैसे मतलब बकरी जनती है, शुरू स्टार्टिंग से मैं बकरियों के बच्चों को अलग से रखता हूँ। वहाँ पे कुछ हीट लगा रखता हूँ, बल्ब वगैरह, उनको गर्मी देने के लिए। महीने 15 दिन के लिए अलग से रखता हूँ, उसके बाद में बकरियों के साथ में छोड़ देता हूँ उनको। चौहान जी, आप ये बताएं कि बकरी पालन से आपको लगभग कितनी, अगर मासिक आय भी कहें, मासिक भी प्राप्त कर सकते, कितनी हो जाती है? और अगर बीमार अगर पशु पड़ ही जाते हैं मानव की तरह, तो उसके इलाज के लिए आप कहाँ जाते हैं? सर वैसे मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली है, मेरे को कहीं भी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। मैं कभी भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ बीमार भी होती है तो मैं घर पे ही इलाज कर लेता हूँ उनका। बकरी पालन के अलावा आप और कौन सा व्यवसाय करते हैं जो घर पे ही रह के कर सकते हैं? सर मैं मुर्गी पालन भी घर पे ही करता हूँ। कड़कनाथ मुर्गी, झाबुआ की जो ओरिजिनल कड़कनाथ मुर्गियाँ हैं, वो भी पाल रहा हूँ 2 साल से। उनसे भी अच्छी आय होती है मेरे को। अंडे भी बेचता हूँ, 20 रुपये पर अंडा जाता है मेरा। और मुर्गे भी 1000-1200 के समथिंग में बेचता हूँ एक पीस। अभी आपने मुर्गी की वैरायटी के बारे में बताया कड़कनाथ के संबंध में, तो उसके कोई अलग से देखभाल करना पड़ता है, या उसको अगर कोई किसान भाई आप जैसे जो गरीब किसान गांव के रहने वाले हैं वो करना चाहें तो कहाँ से उसको प्राप्त करें, उनके बच्चों को या अंडों को, और उसकी कैसे देख रेख कर रखें, या कोई विशेष देख रेख करना पड़ता है? नहीं सर, कड़कनाथ में विशेषकर ज़्यादातर बीमारियां नहीं आती है, लेकिन वहाँ से जान से लाते हैं हम नर्सरी से, वहीं से ट्रीटमेंट करके देते हैं। और उसके बाद में कोई ज़्यादा उस पर बीमारियों का नहीं रहता है कड़कनाथ मुर्गी पे। बात चल रही है एक छोटे किसान से जो बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन का भी काम कर रहे हैं, और मुर्गी पालन में भी उन्नत किस्म की कड़कनाथ है उसका पालन करते हैं। उससे उनको कितनी आमदनी हो जाती है, वो कहाँ बेचते हैं, वो उनके भोजन की कैसे व्यवस्था करते हैं पक्षियों के लिए, बताएं।
सर मैं उनका दाना पानी घर पे ही बनाता हूँ और बेचने की कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मेरे घर से ही बिक जाते हैं टोटल जितने भी है। लेकिन पूरे साल में मेरे को समथिंग 25-30 हज़ार का मुर्गियों से ही प्रॉफिट हो जाता है। ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों, हम इनसे ये बात जानना चाह रहे हैं कि जो मुर्गी पालन और बकरी पालन किसान भाई करना चाहेंगे, क्या उनसे कोई खाद, ऐसा प्राकृतिक खाद बन सकता है जिससे हम अपनी खेती में उपयोग कर सकते हैं या गांव के दूसरे लोगों को बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। सर वैसे मैं वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ और कुछ कूड़ा कचरा है, भैंस का गोबर है, मुर्गियों की बीट है, बकरियों की मेंगनी है, उससे वर्मी कंपोस्ट बना के अपने खेती में यूज़ करता हूँ। और अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है 4-5 महीने पहले से, और लेकिन अभी बाहर सेल नहीं किया, लेकिन उसकी बहुत डिमांड है सर वर्मी कंपोस्ट की। उसके बाद में जो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें खेत में खरपतवार बहुत कम उगते हैं, उसके बाद में फसल बहुत अच्छी रहती है सर, उसका टेस्ट ही अलग रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। मैं कुछ अपने घर के पीछे बगिया लगा रखी है मैंने, खाने के फल फ्रूट लगा रखे बहुत, तो ये अच्छे फल देता है वो और बहुत टेस्टी फल रहता है। किसान भाइयों, बकरी पालन और मुर्गी पालन से 3 काम ये कर रहे हैं, न केवल ये उनसे अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं बल्कि उसकी खाद को खेती में यूज़ करते हैं। वो घर के पास में ही छोटी सी बगिया लगा रखी है, वहाँ फल भी प्राप्त करते हैं जिससे उनको पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। आप हमें बताएं कि इस तरह से अगर हमारे किसान भाई काम करें जिनके पास खेती बहुत कम है, 1 एकड़ तो बहुत कम होती है, तो वर्ष में इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, बहुत जितना ज़्यादा अपन ध्यान देंगे उतना अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। और कुछ मेरी बकरी फार्म के पास में थोड़ी जगह भी बची है, मेरा कुछ आगे भी उसका प्लान है कि अगर जो कहीं से मेरे को कुछ मदद मिल जाए तो मैं मछली पालन भी करना चाहता हूँ, और उसके ऊपर मैं मुर्गियाँ रख के मछली पालन भी हो जाएगी, मेरे मुर्गी पालन भी हो जाएगी। उसके बाद में मेरे पास में ज़मीन भी आ गई है, असिंचित है ज़मीन, तो उससे मेरी ज़मीन भी सिंचित हो जाएगी। देख रहे हैं आप, 1 एकड़ ज़मीन में बकरी पालन, मुर्गी पालन, और इनका ये चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसी सरकारी सहायता मिल जाए जिससे मैं मछली पालन भी करूं। एक साथ 3-3 काम हमारे ग्रामीण जन कर रहे हैं। निश्चित इस जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। नमस्कार।